गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में सॉलिड स्टेट का ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 3 आपको मिलेगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ये जो है लेक्चर 3 है हिंदी मीडियम सॉलिड स्टेट का। ठीक है, इसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं बउआ। देखिए, मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि टोटल क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। टोटल क्रिस्टल तंत्र जो है वह कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और ब्रेविस जालक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, वो टोटल एकक कोष्ठिकाओं की संख्या होती है। जितने प्रकार के एकक कोष्ठिका सातों क्रिस्टल तंत्र में पाए जाते हैं, तो सातों क्रिस्टल तंत्र को मिला करके कुल एकक कोष्ठिकाएं जो कुल एकक कोष्ठिकाएं होती हैं उनकी संख्या 14 होती है, जिसे ब्रेविस जालक कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेविस जालक कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ब्रेविस जालक की संख्या कितनी है, 14 है। क्या है ब्रेविस जालक, तो सातों क्रिस्टल तंत्र, ये क्रिस्टल तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है, 7 है। ये 7 क्रिस्टल तंत्र है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 क्रिस्टल तंत्र है। अब कहिएगा कि आखिर क्रिस्टल तंत्र को 7 भागों में बांटा क्यों गया, क्या रीजन था कि क्रिस्टल तंत्र को 7 भागों में बांटा गया। तो आप दो चीजों पर गौर कीजिए। एक अक्षीय दूरी पर गौर कीजिए, यानी किनारे की लंबाई के बीच समानता पर गौर कीजिए। ठीक है, इसमें देख रहे हैं घनीय में आप देखिए तीनों किनारे की लंबाई क्या है, समान है। A बराबर B बराबर C, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। द्विसम लंबाक्ष में क्या है, लंबाई चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है। A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C। विषम लंबाक्ष में क्या है, तो विषम लंबाक्ष में कोई भी जो है कोई लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं है, ना तो लंबाई चौड़ाई के बराबर है ना चौड़ाई ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, आ जाइए, एक नक्ताक्ष में भी वही कंडीशन है, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। फिर षटकोणीय में जो है द्विसम लंबाक्ष की तरह हो गया, षटकोणीय में द्विसम लंबाक्ष की तरह हो गया बउआ। षटकोणीय में जो है लंबाई चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई बराबर नहीं है। और फिर जो है त्रिसम नताक्ष, त्रि यानी तीनों समान लंबाई की होती हैं। त्रिसम नताक्ष तीनों समान लंबाई की होती है, यानी A बराबर B बराबर C, जैसे घनीय में है। घनीय में भी क्या है, A बराबर B बराबर C है। त्रिनताक्ष यानी तीनों बराबर नहीं होगी, तो त्रिनताक्ष एक नताक्ष, त्रिनताक्ष एक नताक्ष, दोनों एक जैसा है। एक नताक्ष और त्रिनताक्ष, एक नताक्ष और त्रिनताक्ष, इन दोनों में अक्षीय दूरियां जो है, एक्सियल डिस्टेंस जो है वो समान नहीं होती है। कोई एक्सियल डिस्टेंस समान नहीं होता है। किसमें किसमें, एक नताक्ष में और त्रिनताक्ष में। तो एक नताक्ष और त्रिनताक्ष दोनों में A इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, A नॉट इक्वल्स टू B, B नॉट इक्वल्स टू C, यानी तीनों बराबर नहीं होता है। अब आ जाइए त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष और घनीय, त्रिसमनताक्ष और क्या जी, घनीय। ठीक है, त्रिसमनताक्ष और क्या, घनीय। ये दोनों क्या है, त्रिसमनताक्ष और घनीय। देखिए त्रिसमनताक्ष में भी तीनों एक्सियल डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तीनों अक्षीय दूरियां बराबर है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। घनीय में भी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। तो त्रिसमनताक्ष और घनीय यह दोनों बराबर है। और बउआ हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, त्रिनताक्ष
एक नताक्ष और विषम लंबाक्ष, त्रिनताक्ष, एक नताक्ष और विषम लंबाक्ष, ये तीनों एक जैसा है। त्रिनताक्ष कौन कौन? त्रिनताक्ष, एक नताक्ष और विषम लंबाक्ष। इन तीनों में कोई एक्सियल डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब आ जाइए द्विसम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष और षटकोणीय, द्विसम लंबाक्ष और षटकोणीय। इन दोनों में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है लेकिन वह ऊंचाई के बराबर नहीं होती है। ए बराबर बी होता है लेकिन बी नॉट इक्वल टू सी होता है। ठीक है, यह ध्यान देना है। तो कौन कौन बहुआ? त्रिनताक्ष, एक नताक्ष और विषम लंबाक्ष। त्रिनताक्ष, एक नताक्ष और विषम लंबाक्ष, इन तीनों में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा दूगो कौन है? तो त्रिसम नताक्ष और घनीय, त्रिसम नताक्ष और घनीय, इन दोनों में जो है तीनों बराबर होता है। अब आ जाइए वह अब दूगो कौन ऐसा है जिसमें ए बराबर बी होता है लेकिन बी नॉट इक्वल टू सी होता है, तो वह है आपका द्विसम लंबाक्ष और षटकोणीय, द्विसम लंबाक्ष और षटकोणीय। ठीक है, तो अक्षीय कोण में भी इसी प्रकार का रिलेशन है। और घनीय का कौन कौन एग्जाम्पल हो सकता है, ये आपका एग्जाम्पल लिखा गया है। जैसे कोई पूछेगा कि कॉपर का जो संरचना होता है, कॉपर का जो क्रिस्टल होता है वह कैसा होता है? घनीय होता है, षटकोणीय होता है, एक नताक्ष होता है, त्रिनताक्ष होता है, विषम लंबाक्ष होता है, कैसा होता है? तो कॉपर, सिल्वर, हीरा, NaCl, KCl और ZnS, ZnS को हम लोग जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं, ZnS को हम लोग जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं। तो ये जितना उदाहरण दिया हुआ है ये सब के सब क्या है? घनीय। ये जितना उदाहरण दिया हुआ है श्वेत टीन, कैल्शियम सल्फेट, टाइटेनियम ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, SnO2, ये सब द्विसम लंबाक्ष है। विषम लंबाक्ष और एक नताक्ष का एक एग्जाम्पल आपको जरूर याद रहेगा। विषम लंबाक्ष और एक नताक्ष का एक एग्जाम्पल आपको जरूर याद रहेगा। एक विषम लंबाक्ष गंधक, एक विषम लंबाक्ष गंधक और दूसरा एक नताक्ष गंधक, एक विषम लंबाक्ष गंधक और दूसरा एक नताक्ष गंधक, दोनों में याद रखिएगा। विषम लंबाक्ष में विषम लंबाक्ष गंधक, एक नताक्ष में एक नताक्ष गंधक। ठीक है, और सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है ना, ये याद रहेगा आप लोगों को। इसमें जो है KNO3, इसे सोरा बोलते हैं, ये सोरा है KNO3। देखिए यहां से दो चीज मिला। और NaNO3 को क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज बोलते हैं। CaCO3 को कैलासाइट बोलते हैं और HGS को सिनेबार बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। HGS को मर्क्यूरिक सल्फाइड को सिनेबार बोलते हैं। H3BO3 आपका बोरिक एसिड हो गया, बोरिक अम्ल हो गया। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। और ये देखिए CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, ये आपका जो है ये नीला थोथा होता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो इन सब का जो है, जैसे कोई पूछेगा कि NaCl की संरचना कैसी होती है, तो घनीय है। ठीक है, कोई पूछेगा आपसे कि ZnO की संरचना और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो षटकोणीय। ठीक है, तो षटकोणीय और घनीय मूल रूप से याद रखिएगा, यही दो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों से आता है। षटकोणीय का एग्जांपल याद रखिएगा, ZnO हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और Cu हो गया, Ag हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, हीरा हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो घनीय का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इन सबको याद रखना है। तो अब बताइए बउआ, 7 क्रिस्टल तंत्र में अब आपसे पूछा जाएगा कि 7 क्रिस्टल तंत्र में विभिन्न क्रिस्टल को 7 तंत्रों में, विभिन्न क्रिस्टल को 7 तंत्रों में, 7 सिस्टम में वर्गीकृत करने का रीजन क्या था? तो वर्गीकृत करने का रीजन था अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण। ठीक है, तो ध्यान दीजिए।
अक्षीय दूरियों ए बी और सी, अक्षीय दूरियां जिनसे किसे सूचित करते हैं, ए बी सी, अक्षीय दूरियां ए बी सी की समानता एवं किनारों के मध्य कोण, और ये कोण क्या होते हैं, तो ये अक्षीय कोण होते हैं। किनारों के मध्य कोण अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा की विभिन्नता के आधार पर क्रिस्टल को निम्न 7 तंत्रों में विभाजित किया गया। ठीक है, 7 तंत्रों में विभाजित किया गया। तो ये थोड़ा सा जो है लिख लीजिएगा कि अक्षीय दूरियों की समानता एवं किनारों के मध्य कोण अक्षीय कोण की विभिन्नता के आधार पर क्रिस्टल को निम्नलिखित 7 तंत्रों में विभाजित किया गया, जिनके मध्य अक्षीय दूरियां कोण का सारा जिक्र किया हुआ है, एग्जाम्पल का जिक्र किया हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रेवे जालक, ब्रेवे लैटिस। ठीक है, पहले से आप सभी लोग को पता है, मैंने पहले लिखवा भी दिया है कि ब्रेवे जालक की कुल संख्या कितनी होती है। ब्रेवे जालक की कुल संख्या 14 होती है। याद हो गया, ब्रेवे जालक की कुल संख्या कितनी, 14। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। 14 सप्ताह में 7 दिन और 7 दूनी 14। क्रिस्टल तंत्र 7 गो, तो वहां पर वो फॉर्मूला नहीं रहेगा कि क्रिस्टल तंत्र 7 है। भले संख्या याद करने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि क्रिस्टल तंत्र 7 है तो ब्रेवे जालक जो है 7 दूनी 14। लेकिन यह जरूर नहीं है कि प्रत्येक क्रिस्टल तंत्र में जो है एक जालक की संख्या जो है 2 ही होगी। जालक का मतलब क्या है, जालक का मतलब है एकक कोष्ठिका की संख्या। जालक का मतलब एकक कोष्ठिका की संख्या। ठीक है, तब ब्रेवे महोदय ने कुल एकक कोष्ठिकाओं की संख्या 14 बताई है। ब्रेवे महोदय ने कुल एकक कोष्ठिकाओं यानी यूनिट सेल की संख्या 14 बताई है। ठीक है, देखिए 7 क्रिस्टल तंत्रों के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं, जो टोटल क्रिस्टल तंत्र होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। सप्ताह में 7 दिन, क्रिस्टल तंत्र 7 गो। सप्ताह में 7 दिन, क्रिस्टल तंत्र 7 गो। ठीक है, याद हो गया। अब आ जाइए, अब जो है सभी क्रिस्टल तंत्रों को उनमें उपस्थित एकक कोष्ठिकाओं के आधार पर आगे वर्गीकृत करने का काम हुआ। ठीक है, आगे वर्गीकृत करने का काम हुआ। तो प्रत्येक ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि एकक कोष्ठिका कितना प्रकार का होता है। एकक कोष्ठिका 4 प्रकार का होता है। एकक कोष्ठिका कै प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। पढ़े ना हम लोग,
जैसे आद्य होता है, फलक केंद्रित होता है, अंतः केंद्रित होता है और अंत्य केंद्रित होता है। आद्य होता है, फलक केंद्रित होता है, अंतः केंद्रित होता है और अंत्य केंद्रित होता है। ये आप लोग को भी याद होगा, ये एक कोष्टिका 4 प्रकार का होता है। तो प्रत्येक क्रिस्टल तंत्र से आशा यह की जाती है कि उनमें जो है सभी क्रिस्टल तंत्रों में 4 एकक कोष्टिकाएं होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सभी क्रिस्टल तंत्र में एकक कोष्टिकाएं 4 नहीं होती है और इसी के बारे में व्याख्या किया ब्रेवे महोदय ने। इसी के बारे में व्याख्या किया ब्रेवे महोदय ने। उन्होंने सभी क्रिस्टल तंत्र में उपस्थित एकक कोष्टिकाओं के बिंदु संरचना के आधार पर, सभी क्रिस्टल तंत्र में उपस्थित एकक कोष्टिकाओं के बिंदु संरचना के आधार पर उन्हें 14 वर्गों में वर्गीकृत किया। जालकों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया? तो 14 वर्गों में वर्गीकृत किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रेवे महोदय जो थे वो फ्रांस के गणितज्ञ थे और उन्होंने सन 1848 ईस्वी में जालकों की संख्या के बारे में व्याख्या की। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे बउआ? ब्रेवे जालक क्या होता है? तो लिखेंगे हम लोग फ्रांस के गणितज्ञ ब्रेवे ने सन 1848 ईस्वी में सम्मिलित विभिन्न एकक कोष्ठिकाओं में उपस्थित बिंदु संरचना, यानी उनमें जो परमाणु होंगे उनकी संरचना, अवयवी कण को हम लोग बिंदु से दर्शाते हैं, परमाणु अणु को बिंदु से दर्शाते हैं इसमें ठोस अवस्था चैप्टर में, और बिंदु बोलते भी हैं पॉइंट। उपस्थित बिंदु संरचना के आधार पर 14 जालकों को स्थापित किया। जो विभिन्न क्रिस्टल तंत्र में निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए फ्रांस के गणितज्ञ ब्रेवे ने सन 1848 ईस्वी में सम्मिलित विभिन्न एकक कोष्ठिकाओं में उपस्थित बिंदु संरचना के आधार पर
14 जालकों को स्थापित किया, 14 जालकों को स्थापित किया जो विभिन्न क्रिस्टल तंत्र में निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी सभी क्रिस्टल तंत्र में अलग अलग प्रकार के एकक कोशिका पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कौन कौन। तो ये आपका क्रिस्टल तंत्र हो गया और ये जालक के प्रकार हो गया। ठीक है, ये 7 क्रिस्टल तंत्र हो गया, घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, एक नताक्ष, त्रिसमनताक्ष, त्रिनताक्ष और षटकोणीय। और ये सभी जालक के प्रकार हो गए। घनीय में जो है जालक 3 प्रकार का होता है। घनीय में जालक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक आद्य घनीय एकक कोशिका होती है, एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका होती है और एक अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। याद हो गया? आद्य, फलक, अंतः। गाना की तरह याद कीजिए, व्हाई डिश कोलाबेरी कोलाबेरी कोलाबेरी। याद करते हैं ना आप लोग? कुछ और रट जाते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार जो है, जबकि आपको जो है उसका मीनिंग नहीं पता है, मेरे रस के कमर, मेरे रस के कमर, मेरे रस के कमर करते हैं, लेकिन रस के कमर का मतलब नहीं पता है। ठीक है, कोलाबेरी कोलाबेरी बोलते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता है, फिर भी गाना जो है आपको याद हो जाता है। एक टेढ़ा से टेढ़ा गाना भी याद हो जाता है, इंग्लिश सॉन्ग आप याद कर लेते हैं। आप टैलेंटेड हैं, तो क्या यह नहीं याद होगी? याद होगी। आद्य घनीय एकक कोशिका, आद्य, फलक और अंतः। घनीय क्रिस्टल तंत्र में 3 प्रकार का एकक कोशिका, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है ना, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आ जाइए, द्विसमलंबाक्ष। तो इसमें याद रखिएगा, द्विसमलंबाक्ष, द्वि तो कैगो? दूगो। द्वि तो कैगो? दूगो। आद्य और अंतः, आद्य और अंतः। सबसे ज्यादा किसमें होता है? विषम लंबाक्ष में। सबसे ज्यादा विषम लंबाक्ष में होता है। विषम लंबाक्ष में क्या प्रकार का? 4 प्रकार का। इसमें चारों होता है, जो चारों आप जानते हैं, आद्य, अंतः, फलक और अंत्य। ये चारों इसमें पाया जाता है। एक नताक्ष में 2 गो, त्रिसमनताक्ष, त्रिनताक्ष और षटकोणीय। ये 3 होता है, इसे याद रहेगा। त्रिनताक्ष, त्रिसमनताक्ष और षटकोणीय। त्रिनताक्ष, त्रिसमनताक्ष और षटकोणीय। इन तीनों में एकक कोशिका केवल एगो होता है, और वह कौन होता है? आद्य होता है। इन तीनों में एक एकक कोशिका होता है, और वह एकक कोशिका आद्य एकक कोशिका होती है। वह एकक कोशिका आद्य एकक कोशिका होती है। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है बउआ? तो याद हो गया, त्रिसमनताक्ष, त्रिनताक्ष और षटकोणीय। इन तीनों में एगो एकक कोशिका। घनीय में 3 गो एकक कोशिका। द्विसमलंबाक्ष में 2 गो एकक कोशिका, और विषम लंबाक्ष में 4 गो एकक कोशिका। चारों पाया जाता है इसमें। ठीक है, टोटल गिन लीजिए, क्या हो गया? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यही जो है 14 प्रकार का जालक बताए थे। कौन? ब्रेवेन जी। अब हम लोग देखने वाले हैं एकक कोशिका में, एक एकक कोशिका के कॉर्नर पर कितना परमाणु का गोला पाया जाता है। एक एकक कोशिका के फलक पर, जैसे यह जो सामने वाला दिखाई दे रहा है, यह आपका क्या हो गया? फलक हो गया। जो सामने वाला जो है, जहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है, यह जो जिस दीवार पर लगा हुआ है, ये क्या है? फलक है। तो एकक कोशिका के एक फलक पर परमाणु का कितना गोला पाया जाता है? परमाणु का गोला, या उसे बिंदु बोलते हैं। ठीक है, परमाणु का गोला या उसे बिंदु बोला जाता है। तो एकक कोशिका के कोने पर, एकक कोशिका के फलक पर,
एकक कोष्ठिका के अंतः केंद्र में एकक कोष्ठिका के किनारे पर परमाणु का गोला कितना कितना पाया जाता है और क्यों पाया जाता है, यह हम लोग का टॉपिक है। तो टॉपिक है एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका में विभिन्न स्थान पर एकक कोष्ठिका में विभिन्न स्थान पर उपस्थित एकक कोष्ठिका में विभिन्न स्थान पर उपस्थित बिंदु इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु का गोला या परमाणु का गोला या परमाणु आप बोल सकते हैं। परमाणु का गोला या परमाणु की संख्या ठीक है, यानी नंबर ऑफ एटम्स या पॉइंट्स भी बोल सकते हैं इसे, नंबर ऑफ एटम्स और पॉइंट्स एट डिफरेंट प्लेस ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो सभी यूनिट सेल के बारे में नहीं, सिर्फ जो है 2 यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। एक जो है क्यूबिक यूनिट सेल, घनीय यूनिट सेल, और दूसरा जो है षटकोणीय यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, 2, एक घनीय और दूसरा षटकोणीय। माइंड में सेट कर गया। तो सबसे पहले हम लोग जो है घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में चर्चा करेंगे। घनीय एकक कोष्ठिका में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बउआ घनीय एकक कोष्ठिका में क्यूबिक यूनिट सेल में, घनीय एकक कोष्ठिका में इन क्यूबिक यूनिट सेल में देखेंगे। आ जाइए, ये आपका घन हो गया। घनीय एकक कोष्ठिका का मतलब हो गया कि एगो घन का फिगर आप बना लीजिए, एक घन बना लीजिए बउआ की तरह एक घन बना लीजिए, जो आप बचपन से बनाना जानते हैं कि घन जो है वर्ग से बनता है, घन जो है किससे बनता है, वर्ग से। इसी प्रकार ना आप लोग बनाते हैं, तो यह आपको बना लेना है। ठीक है, ये घन हो गया। देखिए, ये घन हो गया और ये घन का जो है प्रत्येक कॉर्नर हो गया, ये घन का प्रत्येक कॉर्नर हो गया। कै गो कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये घन का जो है कॉर्नर हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो कुल कोनों की संख्या, ये आपका घनीय एकक कोष्ठिका हो गया, ये हो गया आपका घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका हो गया, ये हो गया घनीय
एकक कोष्ठिका क्यूबिक यूनिट से, ये घनीय एकक कोष्ठिका हो गया। आराम से समझिए, एकदम बिल्कुल आराम से समझिए बहुआ। अब जो है, अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे घनीय एकक कोष्ठिका में। घनीय एकक कोष्ठिका में, घनीय एकक कोष्ठिका में कुल कोणों की संख्या कितनी होती है? 8। सबसे पहला पॉइंट क्या, घनीय एकक कोष्ठिका में, घनीय एकक कोष्ठिका में पहले भी आप लोग को बताया, कुल कोणों की संख्या, घनीय एकक कोष्ठिका में कुल कोणों की संख्या, कुल कोणों की संख्या कितनी होती है? 8। कुल कोणों की संख्या 8, याद रहेगा। अब आ जाइए, घनीय एकक कोष्ठिका में, घनीय एकक कोष्ठिका में किनारों की संख्या कितनी? तो देखिए, एक किनारा या 1 2 3 4, 4 गो यह किनारा हो गया, 5 6 7, ये वाला तो हो गया है, 8 9, ये वाला भी हो गया है, 8 9 10 11 और ये हो गया 12। तो किनारों की संख्या कितनी? 12। घन में किनारों की संख्या कितनी? 12। तो लिखेंगे किनारों की संख्या, किनारों की संख्या यानी नंबर ऑफ एजेस, किनारा बोला जाता है, कितना आया? 12 है। अब आ जाइए, फलक की संख्या, घन की बात कर रहे हैं हम लोग, घन में फलक की संख्या, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेसेस कितना? फलक को सतह भी बोलते हैं, फलक को सतह भी बोलते हैं। तो फेस देखिए कै गो है। जैसे आप जिस घर में है, जिस घर में है उसमें कै गो फेस है। तो एक आपका जो छत हो गया, एक ऊपर, एक जहां आप खड़े हैं नीचे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, 2 गो, एक राइट एक लेफ्ट, 4 गो, एगो आगे एगो पीछे। तब फलक की संख्या कै गो? 6। फलक की संख्या 6 गो। अब आ जाइए, फलक 6 गो हो गया होगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं क्या, अब इसमें जो है अक्षीय कोण कै प्रकार के? 3 प्रकार के, अल्फा बीटा और गामा। अक्षीय कोण कै प्रकार के हुआ? 3 प्रकार के, अल्फा बीटा और गामा। ये 3 प्रकार के अक्षीय कोण होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। ये 3 प्रकार के अक्षीय कोण हो गए। किनारों के बीच में जो कोण बनते हैं, किनारों के बीच में जो एक्सियल डिस्टेंस होता है, इसी को एक्सियल एंगल बोलते हैं। अक्षीय कोण 3 प्रकार के, अल्फा बीटा और गामा हो गए। चलिए, फलक हो गया, किनारा हो गया, कोना हो गया। अब समझिएगा, अक्षीय कोण, अक्षीय कोण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सियल एंगल्स बोलते हैं, एक्सियल एंगल्स।
ये कौन ये तीन होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये तीनों कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये तीनों जो है अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। घन में ये तीनों 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अब आ जाइए बउआ, ये तीनों बराबर होता है घनीय का कोष्टिका में। अब समझिएगा, ये सारा चीज हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, कॉर्नर की संख्या कितनी हो गई, 8। घन में कॉर्नर की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। घन में कॉर्नर की संख्या हो गई 8। अब जो है एक कॉर्नर का परमाणु, चूंकि यह एक एकक कोष्टिका है, एक एकक कोष्टिका है, और इस प्रकार का इसके ऊपर भी एकक कोष्टिका, बगल में भी एकक कोष्टिका, नीचे भी एकक कोष्टिका, इधर भी एकक कोष्टिका, पीछे भी एकक कोष्टिका, आगे भी एकक कोष्टिका। ठीक है, यानी एकक कोष्टिका का जाल बना रहता है घनीय क्रिस्टल तंत्र में। घनीय क्रिस्टल तंत्र में घन का जो है जाल बना रहता है, उसमें से एगो घन हम बाहर निकाल लिए हैं, और घनीय जालक में एकक कोष्टिका का एक कोना जो है अपने चारों तरफ 8 घनीय एकक कोष्टिका के कोना से जुड़ा होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, चूंकि यह जो है एक प्रकार एक एकक कोष्टिका हो गया। अब इसके ऊपर भी एकक कोष्टिका, बगल में भी एकक कोष्टिका, पीछे भी, नीचे भी, आगे भी, चारों तरफ एकक कोष्टिका से यह घिरा हुआ है। तो कंडीशन में एक्सपेरिमेंटली देखा गया, प्रयोग के आधार पर इसको जो है परखा गया, देखा गया कि घनीय क्रिस्टल तंत्र में एकक कोष्टिका का एक कोना अपने चारों तरफ 8 कोने के संपर्क में होता है। कितना कोने के संपर्क में होता है, 8 कोने के संपर्क में होता है। तो अब बताइए कि यह कोना जो है, यह आपको जो कोना दिख रहा है, यह कोना जो है यह कितना कोना के संपर्क में है, 8 कोना के संपर्क में है। तो कोई पूछेगा कि एक कोना पर परमाणु का गोला अगर रख दिया जाएगा, एक कोना पर परमाणु का गोला रख दिया जाएगा, एक कोना पर परमाणु का गोला रख दिया जाएगा, तो यह बउआ कितने भाग में बट जाएगा, कितने एकक कोष्टिका के कोने पर यह सटा हुआ है, तो 8 एकक कोष्टिका के कोने पर सटा हुआ है। एक एकक कोष्टिका के कोने का परमाणु का गोला 8 एकक कोष्टिका के परमाणु के गोले से सटा हुआ है। किसमें, घनीय जालक में। किसमें, घनीय जालक में। ठीक है, घनीय क्रिस्टल तंत्र में। तो आ जाइए, अब बताइए, तो जब एगो परमाणु का गोला, कोने का एक गोला अपने चारों तरफ 8 कोने से 8 एकक कोष्टिका के कोने से सटा रहता है, तो एक एकक कोष्टिका को कितना भाग मिलेगा, एक एकक कोष्टिका को कितना भाग मिलेगा, तो यही भाग ना मिलेगा, यही भाग ना, यह भाग कितना होगा, 1/8। तो एक कोने से 1/8, वही कंडीशन यहां से भी कितना, 1/8, यहां से भी 1/8, यहां से भी कितना, 1/8, यहां से भी कितना, 1/8। ठीक है, यहां से भी कितना, तो यह वाला भाग, ये वाला भाग 1/8, यहां से भी ये वाला भाग 1/8। ठीक है, सब हर जगह वही होगा 1/8, और यहां पर भी कितना, तो 1/8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गौर कीजिएगा,
अब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बउआ, लिखेंगे घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक, घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका के कोने पर, के कोने पर उपस्थित, कोने पर उपस्थित परमाणु का गोला, कोने पर उपस्थित परमाणु का गोला अपने, अपने चारों तरफ, चारों तरफ 8 एकक कोष्ठिकाओं, 8 एकक कोष्ठिकाओं, 8 एकक कोष्ठिकाओं से, 8 एकक कोष्ठिकाओं से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, 8 एकक कोष्ठिकाओं से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जिसके कारण, जिसके कारण 8 एकक कोष्ठिकाओं के कोने से, 8 एकक कोष्ठिकाओं के कोने से जुड़ा होता है, जिसके कारण, जिसके कारण सटा होता है, या लिख लीजिएगा ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, जिसके कारण, जिसके कारण एक घनीय एकक कोष्ठिका, जिसके कारण एक घनीय एकक, एकक कोष्ठिका, एक घनीय एकक कोष्ठिका के एक कोने पर, के एक कोने पर, एक कोने पर उपस्थित, उपस्थित बिंदु या परमाणु गोला, बिंदु या परमाणु गोला की संख्या बराबर 1/8। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या आपको अंडरलाइन करना है नोट्स में, तो जिसके कारण, और कारण के बाद डैश दे दीजिएगा, एक घनीय एकक कोष्ठिका के एक कोने पर, घनीय एकक कोष्ठिका के एक कोने पर, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको आप नोट्स में भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो घनीय एकक कोष्ठिका के कितना कोने पर, एक कोने पर परमाणु का गोला कितना, 1/8 होता है, 1/8 होता है, ठीक है। अब बताइए 1/8 होता है तो सभी कोने पर कितना हो जाएगा, घनीय एकक कोष्ठिका के सभी कोने पर, अगर सीट पूछेगा कि घनीय एकक कोष्ठिका के, घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका में सभी कोनों पर, सभी कोनों पर, घनीय एकक कोष्ठिका में सभी कोनों पर, सभी कोनों पर, सभी कोनों पर परमाणु गोला यानी बिंदु की संख्या कितनी, बताइए। सभी कोनों पर परमाणु गोला यानी बिंदु की संख्या कितनी, तो कुल हो जाएगा 1/1 कोने पर 1/8, एक कोने पर 1/8, और कोने की संख्या कितनी, 1/8
इंटू कोने की संख्या, 1/8 इंटू कोने की संख्या, 1/8 इंटू कोने की संख्या। ठीक है, तो आप कितना लिख लोगे, इसके नीचे लिख लोगे, इसके नीचे लिख लोगे बराबर देके कि 1/8 इंटू 8 यानी कितना 1, यानी कितना 1। तो बताइए घनीय एकक कोष्ठिका में सभी कोने पर, या सिर्फ कोना भी देगा तो आपको जो है जब तक से एक नहीं बोलेगा, एक कोना नहीं बोलेगा, तब तक से यही आंसर होगा। तो घनीय एकक कोष्ठिका के सभी कोने पर परमाणु के गोला की संख्या कितना है? एक घनीय एकक कोष्ठिका के सभी कोने पर परमाणु का गोला कितना? 1। एक एकक कोष्ठिका के सभी कोना पर मिला करके परमाणु का गोला कै गो रहता है? एगो रहता है। एक घनीय एकक कोष्ठिका के सभी कोने पर मिला करके परमाणु का गोला कितना? 1। देखिए 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, तो 1/8 को कितना से गुणा कर देंगे? 8 से, तो 1/8 गुणे 8 बराबर 1। कोई दिक्कत? चलिए, यह क्लियर है? याद रखिएगा घनीय एकक कोष्ठिका में सभी कोने पर मिलाकर परमाणु के गोला की संख्या कितनी? 1/8। अब आ जाइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फलक की बात करते हैं। फलक की बात करते हैं तो घन में, जैसे मान लीजिए आप जिस कमरे में हैं उस कमरे के आगे भी कमरा है, पीछे भी कमरा है, बाएं भी कमरा है, दाएं भी कमरा है, नीचे भी कमरा है, ऊपर भी कमरा है। ठीक है, आप बीच फ्लोर के कमरे में हैं और चारों तरफ जो आपके कमरा जो है वो चारों तरफ से कमरे से सटा हुआ है। ठीक है, अब जो है आपके कमरे का जो फलक हो गया, यह जो सतह हो गया, यह जो सतह हो गया, ये जो दीवार हो गया, इस दीवार के पीछे भी दीवार है। यह दीवार जो है वह दूसरे कमरे के कै गो दीवार से सटा हुआ है? तो एगो दीवार से, इसके पीछे दीवार है, तो यह हो गया फलक। अब एक सतह जो है, एक दीवार जो है वह पीछे वाले दूसरे एकक कोष्ठिका के दीवार से सटा है, यानी एक फलक दूसरे एकक कोष्ठिका के एक फलक से सटा होता है। एक एकक कोष्ठिका का एक फलक दूसरे घनीय एकक कोष्ठिका के एक फलक से सटा होता है। एक घनीय एकक कोष्ठिका का एक फलक दूसरे घनीय एकक कोष्ठिका के एक फलक से सटा होता है। तो दोनों में से किसी एकक कोष्ठिका के फलक पर एगो परमाणु का गोला रखिएगा। दोनों में से किसी एकक कोष्ठिका के फलक पर फेस पर एक परमाणु का गोला रखिएगा, तो वो 2 भागों में बंट जाएगा। कितने भागों में बंट जाएगा? 2 भागों में बंट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर? घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका में एक फलक दूसरे घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरे घनीय एकक कोष्ठिका में फलक दूसरे घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरे घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरे घनीय एकक कोष्ठिका के फलक से सटा होता है, सटा होता है।
घनीय एकक कोष्ठिका में एक फलक दूसरे घनीय एकक कोष्ठिका के एक फलक से सटा होता है। एक एक कर दीजिए, आसानी से जो है समझ में आएगी। सटा होता है, सटा होता है। अर्थात एक परमाणु का गोला एकक कोष्ठिका के एक परमाणु का गोला एकक कोष्ठिका के फलक पर दो भागों में बंट जाता है। एकक कोष्ठिका के फलक पर दो भागों में बंट जाता है। तो एकक कोष्ठिका के फलक पर दो भागों में बढ़ जाता है। एक परमाणु का गोला एकक कोष्ठिका के फलक पर कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? अतः अब आपसे कोई पूछेगा कि घनीय एकक कोष्ठिका के एक फलक पर उपस्थित बिंदु या परमाणु गोला की संख्या कितनी? एक फलक पर परमाणु का गोला दो भागों में बंट जाता है, तो एक परमाणु का गोला दो भागों में बंट गया, तो एक फलक पर परमाणु गोला कितना है? 1/2। तो घनीय एकक कोष्ठिका के एक फलक पर उपस्थित परमाणु का गोला कितना? 1/2। ऊपर वाला दोनों लाइन समझने के लिए है, आपको यह याद रखना है। यह भी याद नहीं रखना चाहिएगा तो आप यह याद रखिएगा। आ सकते हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये काम वाला चीज है। जैसे घनीय एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित परमाणु के गोला की संख्या कितना? 1। 1/8 × 8 बराबर 1। कोनों, सभी कोनों की बात किया जा रहा है, एक कोना नहीं। तो आपको यह याद रखना है, पहला पॉइंट में क्या याद रखना है कि घनीय एकक कोष्ठिका में कोने पर उपस्थित परमाणु गोला की संख्या कितनी? 1। अब आ जाइए बउआ, फलक पर जो है कितना हो गया बउआ? 1/2। कोई दिक्कत? फलक घनीय एकक कोष्ठिका के एक फलक पर उपस्थित परमाणु गोला की संख्या 1/2। ये याद रखना है, ठीक है ना? ये याद रखना है। अब बताइए, घनीय एकक कोष्ठिका के सभी फलक सभी फलक पर उपस्थित बिंदु यानी परमाणु गोला की संख्या बराबर कितना? तो 1/2 को फलक कैगो होता है? 6 गो। फलक कैगो? 6 गो। आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, 6 गो। तो कैगो हुआ बउआ? 3 गो। ठीक है, इसको याद रखना, 3। तो कुल फलक पर, सभी फलक पर मिला करके परमाणु गोला की संख्या कितना? 3। तो आपको याद रखना है कि एक फलक पर
परमाणु का गोला कितना 1/2। घन में एक फलक पर उपस्थित परमाणु का गोला, एक फलक पर उपस्थित परमाणु का गोला 1/2। घन में एक कोने पर उपस्थित परमाणु का गोला 1/8। ठीक है, चलिए यह हो गया। अब आ जाइए आप पूरा बॉडी के सेंटर में, यानी आप जिस कमरे में हैं उस कमरे का जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, वह तो किसी फलक से नहीं जुड़ा रहेगा। केंद्र का मतलब बीचे बीच, ऊंचा भी है ना तो बीचे बीच, वह तो किसी सतह से नहीं जुड़ा रहेगा, न छत से जुड़ा रहेगा, न फर्श से जुड़ा रहेगा, न सामने वाला दीवार से जुड़ा रहेगा, न पीछे वाला दीवार से जुड़ा रहेगा, न बाएं वाला दीवार से जुड़ा रहेगा, न दाएं वाला दीवार से जुड़ा रहेगा। बीच में बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का मतलब हो गया कि कमरे के बीचों बीच में, ठीक है ना, तो वह गोला किसी दूसरे गोला के संपर्क में नहीं रहता है और उसी को बॉडी सेंटर को ही अंतः केंद्र कहते हैं। बॉडी सेंटर को ही अंतः केंद्र कहते हैं। तो घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका के अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का मतलब याद रखिएगा आज के बाद आप सभी लोग, बॉडी सेंटर, अंतः केंद्र में उपस्थित, अंतः केंद्र में उपस्थित परमाणु का गोला, परमाणु का गोला किसी से सहभाजित नहीं होता है, किसी से सहभाजित नहीं होता है, नहीं होता है। अतः इसमें, किसमें, घनीय एकक कोष्ठी में, इसमें अंतः केंद्र, इसमें अंतः केंद्र में, अंतः केंद्र में परमाणु गोला, अंतः केंद्र में परमाणु गोला बराबर कितना हुआ, अंतः केंद्र में परमाणु गोला बराबर कितना हुआ, किसमें, घनीय एकक कोष्ठिका में। इसको याद रखना है, अंतः केंद्र में परमाणु का गोला 1, यह किसी से सहभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो ये घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु गोला की बात हो गई। घनीय एकक कोष्ठिका में यह हो गया आपका परमाणु का गोला, ठीक है ना, यह इसकी बात हो गई, याद रखना है इसको। कोई दिक्कत? अब हम लोग जो है क्या देखेंगे बउआ, तो इसके बाद हम लोग षटकोणीय के बारे में देखेंगे, ठीक है। लेकिन षटकोणीय से पढ़ने से पहले हम लोग घनीय एकक कोष्ठिका के सभी प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक स्टडी करेंगे और यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब जो आने वाला है यही इंपॉर्टेंट है, अब जो आने वाला है यही इंपॉर्टेंट है बउआ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 4 में क्या लेकर के आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ये तो लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग लेकर के आ रहे हैं घनीय एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो घनीय एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अभी अभी हम लोग देखे हैं कि घनीय क्रिस्टल तंत्र में 3 प्रकार का एकक कोष्ठिका होता है। एक जो होता है वह आद्य होता है, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका और अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। और तीनों के बारे में जो है हम लोग डीपली चर्चा करेंगे और यही चीज आपका इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको जो है न्यूमेरिकल्स बनना भी प्रारंभ हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट से आप समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिए लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 में क्लियर कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज इतना ही, आप सभी लोग को बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।